नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम कक्षा 10th की क्षितिज पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत आज हमारा 13वां पाठ है, जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। यह है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। इनकी रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध है, हर बार कंपटीशन एग्जाम में साहित्य में पूछी भी जाती है। आपको इनकी रचनाओं को ध्यान में रखना है। बच्चों, बीच में मैंने रीड के साइकोलॉजी के आरटी के 2 वीडियो डाले थे। बीच बीच में ऐसे वीडियो मैं डालती रहूँगी कभी कभी, जो मुझे उचित लगे कि ये इम्पोर्टेंट है, डालने चाहिए। बाकी अपने जो किताबों के पाठ है वो शुरू ही रहेंगे, 12th तक के पूरे पाठ अपन पढ़ेंगे। तो चलो आइए शुरुआत करते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, पाठ हमारा 13वां है। सबसे पहले परिचय जान लेते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 15 सितंबर 1927 को हुआ था। 15 सितंबर 1927 को जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे। दिनमान पत्रिका थी और पराग भी पत्रिका थी, तो दिनमान में तो वह उप संपादक रहे थे और पराग पत्रिका में वह संपादक के रूप में उन्होंने कार्य किया था। 24 सितंबर 1983 में आकस्मिक निधन हो गया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी थे, वो बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंध और नाटककार थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी अज्ञे के तारसप्तक में तीसरे तारसप्तक से जुड़े हुए थे, जो 1959 प्रकाशन वर्ष है। 59 तीसरा तारसप्तक बनाया गया था, जिसमें से एक कवि के रूप में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी थे। आइए इनकी कृतियां जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट कृतियां। सर्वप्रथम यहाँ जो दे रखी है उसके प्रकाशन वर्ष बता देती हूँ, उसके बाद जो एक्स्ट्रा है उसको भी मैं बता दूंगी। काठ की घंटियां। काठ की घंटियां जो है वह 1959 में रचित है, ये इनके कविता संग्रह है। उसके पश्चात बांस का पुल है, जो 1963 में रचित है। उसके पश्चात है एक सूनी नाव, जो 1966 में है। गर्म हवाएं 1966 में है। कुआनो नदी बहुत फेमस है, हर बार एग्जाम में पूछी जाते हैं, 1973। लिख के बता देती हूँ कुआनो नदी कैसे है, आपको पता नहीं चलेगा तो कुआनो नदी है ना। कुआनो नदी का प्रकाशन वर्ष है 1973। देखो ये यहाँ पे भी है कुआनो नदी। उसके बाद है जंगल का दर्द। जंगल का दर्द है 1976। खुटियों पर टंगे लोग, बहुत फेमस रचना इनके ये। खुटियों पर टंगे लोग है 1982। ये तो थे इनके कविता संग्रह। उसके पश्चात मैं आपको बताती हूँ इनके उपन्यास। इनके उपन्यासों में सबसे पहला उपन्यास इनका है, देख लीजिए आप, पागल कुत्तों का मसीहा। पागल कुत्तों का मसीहा 1977 प्रकाशन वर्ष है। उसके पश्चात है सोया हुआ जल। सोया हुआ जल आपका उपन्यास लघु उपन्यास के रूप में है। पागल कुत्तों का मसीहा भी लघु उपन्यास है। सोया हुआ जल भी 1977, यानी दोनों उपन्यास इनके 1977 में है। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल। इनका कहानी संग्रह है लड़ाई, है ना। कहानी संग्रह कौन सा है इनका? लड़ाई। उसके पश्चात इनका बकरी जो नाटक है वो बहुत ही फेमस हुआ है, आपको ध्यान रखना है। इनका सभी भारतीय भाषा में अनुवाद भी हो चुका है बकरी नाटक का, और बकरी नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1974। ठीक है। उसके पश्चात है इनके बाल साहित्य। ये भी बहुत ही फेमस हुए हैं बाल साहित्य इनके, जो है भोभो खोखो। इनका नाम है भोभो खोखो, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1975। ठीक है। उसके पश्चात है बतूता का जूता। बतूता का जूता है 1971। बतूता का जूता। लाख की नाक है, तो लाख की नाक है वो
1979 में इनका प्रकाशन वर्ष है। तो बच्चों ये है इनके साहित्य, जिसमें कविता संग्रह, उपन्यास, एक तो कविता संग्रह सारे इनके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और बकरी नाटक इनका बहुत इम्पोर्टेंट है, और बाल साहित्य में भोभो खो खो बाल साहित्य इनका बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है चर्चे और चरखे, है ना। चर्चे और चरखे इनका है वह लेखों का संग्रह है, और यह बहुत ही फेमस है। चर्चे और चरखे, ये एग्जाम में भी पूछा गया है, चर्चे और चरखे, इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद है खुटियों पर टंगे लोग, पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। खुटियों पर टंगे लोग, ये जो उनकी रचना है, इसके ऊपर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इनकी रचना है, जिनके ऊपर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आगे देखें अपन, एक मिनट। सर्वेश्वर की पहचान मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यम वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे, और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में भी जो स्तंभ लिखते हैं, उनमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता, स्वाभाविकता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी कौन सी रचना पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है खुटियों पर टंगे लोग, जिसके ऊपर उनको 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये रचना कब प्रकाशित हुई तो आपको ध्यान रखना है 1982 में। रचना कब प्रकाशित हुई? 1982 में। और इनको ये पुरस्कार कब प्राप्त हुआ है खुटियों पर टंगे लोग? तो 1983 में। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और चर्चे और चरखे इनकी जो रचना है वह लेखों का संग्रह है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना, जो किसमें प्रकाशित हुआ था? दिनमान में। अब हम इनके जो पाठ का सार है वह देख लेते हैं। संस्मरण स्मृतियों से बनता है। यह सबसे पहले पूछा जाए यह कौन सी विधा का पाठ है, तो आपको ध्यान रखना है संस्मरण विधा का ये पाठ है, क्योंकि एग्जाम में सेकंड ग्रेड में हमेशा पूछा जाता है कि इसकी विधा कौन सी है। और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का संस्मरण किसके ऊपर लिखा गया है? तो फादर कामिल बुल्के पर लिखा गया है। सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कोटि पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम यूरोप के रेम्स चैपल शहर में, है ना। ये अपने आप को भारतीय कहते थे, पर यह ओरिजिनल में जन्मे कहाँ थे? बेल्जियम यूरोप में जन्मे थे। और कौन से शहर में जन्मे थे? तो रेम्स चैपल शहर में ये जन्मे थे, जो गिरजा, पादरी और धर्मगुरु और संतों की भूमि कही जाती है। यानी इस बेल्जियम यूरोप में जो रेम्स चैपल है वह किसकी भूमि कही जाती है? तो गिरजों की, पादरियों की और धर्मगुरु और संतों की भूमि कही जाती है। परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। जन्म इनका बेल्जियम में हुआ, पर अपनी कर्म भूमि इन्होंने बनाया था भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। यानी जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना थे और फादर बुल्के थे, उन दोनों के बीच में एक गहरा संबंध था, जो इस पूरी संस्मरण विधा के पाठ में हमें झलक इसकी दिखाई देगी। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। यानी लेखक यह मानते हैं कि जब तक राम कथा इस दुनिया में है, तब तक इनको याद किया जाता रहेगा। अब बच्चों हम शुरू करते हैं हमारे पाठ को, जिसका शीर्षक है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो संस्मरण विधा का हमारा पाठ है। तो चलो शुरुआत करते हैं। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। या लेखक कह रहे फादर काल्विन बुल्के को जहरबाद एक रोग का नाम है, जिसको गैंग्रीन रोग कहते हैं। ये एक तरह का जहरीला फोड़ा होता है, कष्टदायक फोड़ा, और उस फोड़े के कारण फादर की मृत्यु हो गई थी। इसलिए यहाँ कवि कह रहे हैं कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। यानी
उनका ऐसा नेचर था कि वह दूसरों को प्यार से बोलते थे और उनकी वाणी में अमृत घुला हुआ रहता था, इतनी मिठास थी। उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? वो कह रहे भगवान ने ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसे फोड़े का विधान क्यों किया होगा, ऐसे जहरीले फोड़े का विधान क्यों किया? यह सवाल किस ईश्वर से पूछे? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह मतलब शरीर की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? यानी यहाँ कवि प्रश्न पूछ रहा है अपने आप से कि भगवान ने उनके साथ ऐसा क्यों किया, जो भगवान में इतनी आस्था रखते थे, और उनके शरीर पे ऐसी यातना, और वो भी उम्र के आखिरी पड़ाव में भगवान ने क्यों दी होगी? एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति। कवि क्या कह रहे हैं, कैसे थे वो? लंबे थे, पादरी के सफेद चोगे में ढकी हुई उनकी आकृति सामने है। कैसे दिखते थे वो? गोरे रंग के, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर, है ना? इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। यानी कवि उनकी प्रशंसा कर रहे कि वो कैसे दिखते थे। उन गोरा रंग था उनका, सफ़ेद झाई मारती उनकी भूरी सी यानी सफ़ेद दाढ़ी थी, उनकी नीली नीली आंखें थी, और हर किसी को प्यार से गले लगाने के लिए हमेशा आतुर रहते थे। इतने ममतामयी थे। और ऐसे साधु, है ना, जो अपने हर प्रियजन के लिए उनका ऐसा ही प्रेम अपना उमड़ता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। कवि कितने साल से उनका साक्षी थे इस व्यवहार के? तो 35 साल के। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे, और तब भी जब वह दिल्ली आते थे, यानी कवि इलाहाबाद में थे या फादर इलाहाबाद में थे तब भी, और दिल्ली आते थे तब भी कवि से उनका मिलना होता था। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। कवि कह रहे हैं कि आज भी मुझे उनके बाहों का दबाव, जो वो प्यार से गले लगाते थे, वो मुझे आज भी महसूस होता है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था, और उनसे बात करना कर्म के संकल्प में भरना था। कवि कह रहे हैं कि अगर फादर को याद करते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे कोई शांत धीमा धीमा संगीत सुन रहे हो। उनको देखना ऐसा महसूस होता था जैसे करुणा के निर्मल जल में हम स्नान कर रहे हो। और उन आगे कह रहे हैं उनसे बात करना ऐसा मालूम होता था कि कर्म के संकल्प से, है ना, भरना था। और मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं, परिमल पत्रिका है, वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारी हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, यानी हमेशा बिना स्वार्थ के शामिल रहते थे। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते, और हमारे घर के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख से पहली बार अन्न डालना याद आता है, और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। देवदारू वृक्ष का नाम है। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। यानी कवि कह रहे हैं कि मैं कहाँ से शुरू करूं? कवि क्या कह रहे हैं, मैं कहाँ से शुरू करूं? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की वो साइकिल मुझे आज भी चलती हुई दिख रही है, प्रतीत हो रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है, और मैं कहना चाहता हूँ उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है, और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। कवि क्या कह रहे हैं, मैंने कभी भी फादर बुल्के को कभी भी मैंने क्रोध करते हुए नहीं देखा, कभी मैंने उनको आवेश में नहीं देखा। उनके मुख पर हमेशा ममता छलकती थी, और प्यार से वह लबालब रहते थे। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई। यानी अक्सर, यानी वो फादर बुल्के को कभी देखकर ऐसा सोचते थे कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर कैसे उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जागृत हुई, जबकि घर पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माँ पिता सभी थे। यानी फादर के घर में 2 भाई थे, 1 बहन थी, माँ थे और पिता भी थे। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है।
जब भी उनको पूछा जाता था कि क्या आपको अपने देश बेल्जियम की याद आती है, तो वो कहते थे कि मेरा देश तो अब क्या है, भारत है, मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। कभी क्या कहते थे, मैं तो आपकी जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। तो कहते थे फादर, हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रेम्स चैपल। आपको याद रखना है, कवि की जन्मभूमि यानी कवि नहीं, फादर की जन्मभूमि कौन सी थी, रेम्स चैपल। घर में किसी की याद, तो कवि जब पूछते थे घर में आपको किसी की याद आती है, तो वो बताते थे माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। कवि को हमेशा किसकी याद आती थी, अपनी माँ की। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे कि फादर के मित्र का नाम देखना, डॉक्टर रघुवंश, याद रखना। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वही पादरी हो गया था, पादरी मतलब ईसाई का पुरोहित। एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? अब कौन पूछ रहा है, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? लेखक पूछ रहा है फादर से। ये है फादर, देखो आपको दिख रहे होंगे, ये फादर कार्मिक बुल्के। प्रभु की इच्छा थी, क्या जवाब दिया फादर ने? प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुरा कर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। माँ ने क्या कह दिया था बचपन से ही, ये तो लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी, सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। वो जब सन्यास लेने गए तो उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा, वहां जाके सन्यासी बनकर रहूंगा। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। वो खुद कहते हैं, मुझे भारत क्यों जाना था मुझे पता नहीं था, पर मेरे मन में यही था कि मैं भारत जाऊंगा। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। कहाँ पर धर्माचार की पढ़ाई की? तो जीसेट संघ में। कब, कितने साल की? 2 साल। 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। कलकत्ता से तो उन्होंने क्या किया था, बीए किया था, और इलाहाबाद से एमए किया था। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। रामकथा, उत्पत्ति और विकास। कौन सी रचना? 1950 में। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के क्या थे? अध्यक्ष थे। ये भी आप याद रखना है, जब वह एमए कर रहे थे उन दिनों धीरेन्द्र वर्मा थे, वह हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। प्रश्न पूछ लिया गया कि हिंदी विभाग के अध्यक्ष कौन थे, तो धीरेन्द्र वर्मा। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर, अब यहाँ पर फादर है, वह प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहते हैं और वहां रखकर 1950 में उन्होंने पूरा किया था राम कथा, उत्पत्ति और विकास। ये आपको याद रखना है नाम। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। अब कौन सी पत्रिका में उनके अध्याय पढ़े थे? परिमल में। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया है। ये भी याद रखना है कि फादर ने किसका रूपांतर किया है, तो मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का, और जिसका नाम उन्होंने रखा था नील पंछी के नाम से उन्होंने क्या किया था, उस नाटक का रूपांतर किया था। इन 2-3 लाइनों से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं बच्चों, आप ध्यान रख लीजिएगा। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यही उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। और क्या किया, देखो, अंग्रेजी हिंदी कोश, अंग्रेजी भी और हिंदी, अंग्रेजी से हिंदी बनाने का जो कोश है वो तैयार किया, और बाइबिल का अनुवाद भी आपने किया। और वही बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, उसके बाद वह बीमार पड़ गए, उनको फोड़ा हो गया, फिर वह दिल्ली आए
और फिर 47 वर्ष इस भारत देश में उन्होंने बिताए और 73 वर्ष की उम्र में वह जीवन को छोड़कर अलविदा हो गए। फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर समय निकाल कर गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? सन्यासी ऐसे नहीं होते। पर ये कह रहे हैं कि वो बन तो गए थे सन्यासी, पर किसी भी तरीके से वो सन्यासी नहीं लगते थे। वो जो भी रिश्ते बनाते थे वो दिल से निभाते भी थे। जब भी वो आते थे दिल्ली तो कभी से मिले बिना वह जाते नहीं थे। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए काट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्होंने झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। जो कवि की पत्नी और पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी, उस समय फादर के वो शब्द शांत भरे कवि को याद आ रहे थे। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी अंगुलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर थीर थी, तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था, है ना। देखो यहाँ लिखा है कवि ने, 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नील गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छाव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छाह थी, चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीह समुदाय के लोग पादरीगण, उनके बीच के गैरिक वसन यानी भगवा वस्त्र पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क को ठंडी उदासी से में बहुत पहले से आगोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों में से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। इतने सारे लोग उनके कब्र के चारों तरफ क्या हो गए थे? लिपटे हुए थे। उसके पश्चात फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ और रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा, किसके द्वारा किया गया? रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा मसीह विधि से अंतिम संस्कार उनका हुआ। उन्होंने हिंदी में मसीह विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल के धरती में जा रहे हैं, इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा हो। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया और हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति में हम सबके मन में जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धान्वित हूँ। कवि ने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है, बहुत ही बढ़िया, पाठ पढ़कर बहुत ही आनंदानुभूति हो वैसा लिखा है कवि के द्वारा। देखिए हम शब्द संपदा जान लेते हैं। जहरबाद सबसे पहले आया था कि उनकी कौन से रोग से मृत्यु हुई थी। जहरबाद रोग
रोग से मृत्यु हुई थी, जो जिसका गैंग्रीन भी कहते हैं। यह एक तरह का जहरीला और कष्टदायक फोड़ा है जिसको जहरबाद कहा गया है। आस्था, विश्वास, श्रद्धा, देरी, दलीज, पादरी, ईसाई धर्म का पुरोहित या आचार्य, आतुर, अधीर, उत्सुक, निर्लिप्त, आसक्ति रहित, जो लिप्त न हो, आवेश, जोश, लबालब भरा हुआ, धर्माचार, धर्म का पालन या आचरण, रूपांतर, किसी वस्तु का बदला हुआ रूप, अकाट्य, जो कट न सके, जो बात काटी न जा सके, विरल, कम मिलने वाली, ताबूत, शव या मुर्दा ले जाने वाला संदूक या बक्सा, करील, झाड़ी के रूप में उगने वाला एक कंटीला और बिना पत्ते का पौधा, गैरिक वसन, साधुओं द्वारा धारण किए जाने वाले गेरुए वस्त्र, श्रद्धान्वित, प्रेम और भक्ति युक्त पूज्य भाव। बार बार इसमें एक परिमल पत्रिका का नाम आ रहा था, मैं आपको बता देती हूँ। परिमल निराला के प्रसिद्ध काव्य संकलन से प्रेरणा लेते हुए 10 दिसंबर 1944 को प्रयाग विश्वविद्यालय के साहित्यिक अभिरुचि रखने वाले कुछ उत्साही युवक मित्रों द्वारा परिमल समूह की स्थापना की गई। परिमल द्वारा अखिल भारतीय स्तर की गोष्ठी आयोजित की जाती थी, जिसमें कविता, कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक आदि खुली आलोचना और मुक्त बहस की जाती। परिमल का कार्य क्षेत्र इलाहाबाद था। जौनपुर, मुंबई, मथुरा, पटना, कटनी में भी इनकी शाखाएं रही। परिमल ने इलाहाबाद में साहित्य चिंतन के प्रति नया दृष्टिकोण का न केवल निर्माण किया, बल्कि शहर के वातावरण को एक साहित्यिक संस्कार देने का प्रयास भी किया। यह काव्य गोष्ठी का एक समूह था परिमल, जिसका निराला के प्रसिद्ध काव्य संकलन से उन्होंने प्रेरणा लेकर ये बनाया था, जिसमें ये सभी लोग अपनी अपनी कविताएं, गोष्ठी आयोजित करते रहते थे। देखो यहाँ पर फादर कार्मिक बुल्के का दे रखा है। फादर कार्मिक बुल्ले 1909 से 1982, शिक्षा MA, PhD, प्रमुख कृतियाँ, राम कथा, उत्पत्ति और विकास देख लिया था अपने, राम कथा और तुलसीदास, मानस कौमुदी, ईसा जीवन और दर्शन, अंग्रेजी हिंदी कोर्स, और 1974 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर बच्चों आपका पाठ समाप्त होता है। बहुत ही अच्छा पाठ था। इनकी स्मृतियों के बारे में बहुत ही अच्छा लिखा गया था। मैं आपको बता देती हूँ कि अगर ये क्वेश्चन बन सकता है इसके, तो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो वो पूछा जा सकता है ये कौन से विधा का पाठ है, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये संस्मरण विधा का पाठ है। किसके ऊपर लिखा गया है, तो फादर कार्मिक बुल्के के ऊपर लिखा गया है। फिर दूसरा पूछा जा सकता है कि फादर बुल्के का हिंदी प्रेम निम्न में से किस कारण से प्रकट नहीं होता था। अगर पूछा जाए तो आपको बताना है कि उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के प्रयत्न बहुत किए थे, है ना। नेक्स्ट आपको देखना है कि ये मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा गया है, तो क्योंकि वह हमेशा सबको प्रेम से गले लगाते थे और उनके चेहरे पे वह प्रेम भाव झलकता था। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि। यह किसके लिए कहा गया, कौन से शहर के लिए कहा गया है, तो रैम्स चैपल के लिए कहा गया है। बस यही 2-4 प्रश्न इससे बनते हैं, और ज़्यादा कोई प्रश्न बनने की संभावना है नहीं। तो आप देख लीजिएगा। आपको ये मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।